आज के वेस्ट एशिया का स्ट्रगल ईरान से शुरू नहीं हुआ था, ना ही वो शुरू हुआ था क्रूड ऑयल से। ये स्ट्रगल पिछले 20-30 सालों का तो बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में हमारे पास कुछ सवाल हैं ये समझने के लिए कि ईरान और यूएसए आज दुश्मन क्यों हैं, गल्फ कंट्रीज इतने अमीर क्यों हैं, वेस्ट एशिया हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में क्यों रहता है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 100 साल से भी ज़्यादा पीछे, एक ऐसे एम्पायर तक जो एक वक्त पर रूल करता था 3 कॉन्टिनेंट्स पर, द ऑटोमन एम्पायर। हम आपके सामने एक वीडियो सीरीज ला रहे हैं जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे ऑटोमन एम्पायर का फॉल हुआ, कैसे यूरोपियन एग्रीमेंट्स ने मिडिल ईस्ट के बॉर्डर क्रिएट किए, कैसे ऑयल की डिस्कवरी ने इनका फ्यूचर शेप किया, और कैसे पेट्रो डॉलर का राइज हुआ, और कैसे इन सब ने मॉडर्न वेस्ट एशिया को शेप दिया, और कैसे ये कनेक्टेड है ईरान की ग्लोबल पॉलिटिक्स में आज की सिचुएशन से। ये है सीरीज का पार्ट 1। जब भी आप ऐसी कोई न्यूज़ सुनते हैं जैसे ईरान वर्सेस यूएसए, पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, सऊदी अरेबिया ऑयल प्राइसेस, आप कुछ ऐसी चीज़ों का रिजल्ट देख रहे हैं जिनका डिसीजन पहले वर्ल्ड वॉर में ही ले लिया गया था। बॉर्डर्स, सरकारें, यहाँ तक कि वेस्ट एशिया की दुश्मनी भी खुद से नहीं बनी, बल्कि इनके बनाए गए फॉरेन पावर्स के थ्रू, उनके खुद के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए। और जब ये सब आप समझेंगे तो आज की न्यूज़ हेडलाइंस विल मेक यू अ मोर लॉट सेंस। 600 सालों से भी ज़्यादा समय तक ऑटोमन्स राज करते रहे वेस्ट एशिया पर, नॉर्थ अफ्रीका पर और ईस्टर्न यूरोप पर। शहर जैसे कि मक्का, जेरूसलम, बगदाद, ये सब ऑटोमन्स के रूल में ही थे। इराक, सीरिया जैसे कोई देश ही नहीं थे। सऊदी अरेबिया तब पैदा भी नहीं हुआ था। जैसे हम आज देखते हैं, ये सब बस प्रोविंसेस थे एक यूनिफाइड मैसिव एम्पायर के। लेकिन 1914 में शुरू होता है पहला वर्ल्ड वॉर, और ऑटोमन्स ने एक फैसला लिया जो चेंज करने वाला था वेस्ट एशिया का फ्यूचर हमेशा हमेशा के लिए। उन्होंने युद्ध में जर्मनी के साथ लड़ने का फैसला लिया। जर्मनी यानी सेंट्रल पावर्स के साथ लड़ने का फैसला लिया। जब जर्मनी हारा तब ऑटोमन्स का भी कोलैप्स हो गया, और कुछ समय में ही एक पावर वैक्यूम हुआ पूरे वेस्ट एशिया में। लेकिन ऑटोमन एम्पायर के कोलैप्स होने से भी काफ़ी समय पहले ब्रिटेन और फ्रांस ये पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि वो ऑटोमन्स की ज़मीन को आपस में कैसे बांटेंगे, और उसके लिए उन्होंने एक सीक्रेट एग्रीमेंट भी बनाया जिसका नाम था द साइक्स-पिकट एग्रीमेंट। 1916 में ब्रिटिश डिप्लोमेट मार्क साइक्स और फ्रेंच डिप्लोमेट जॉर्जस पिकट ने साइन किया एक एग्रीमेंट, एक सीक्रेट एग्रीमेंट, जिसे बाद में कहा गया साइक्स-पिकट एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में मिडिल ईस्ट के बड़े हिस्सों को बांट दिया गया ब्रिटेन और फ्रांस के जोन्स ऑफ कंट्रोल में, वहाँ के रहने वालों को पता चलने से भी बहुत पहले। इस एग्रीमेंट में जो बॉर्डर्स खींचे गए उसमें इग्नोर किया गया सेंचुरीज पुराने ट्राइबल, इथनिक और रिलीजियस डिविजन्स को। लेकिन उसी समय पर ब्रिटेन सीक्रेटली प्रॉमिस कर रहा था अरब लैंड को, फ्रांस को और ज्यूइश कम्युनिटीज़ को। 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इशू किया एक स्टेटमेंट जिसे जाना गया बेल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से। इस स्टेटमेंट को इशू किया था ब्रिटिश सेक्रेटरी जेम्स बेल्फोर ने एक लेटर के फॉर्म में, जो कि लिखा गया था लॉर्ड रॉथशील्ड को, जिसमें प्रॉमिस कह सकते हैं कि सपोर्ट प्रपोज किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पैलेस्टाइन में एक ज्यूइश होमलैंड बनाने के लिए, एक ऐसी ज़मीन पर जहां अरब्स रहते थे। इसका मतलब था कि ब्रिटेन ने एक ही वक्त पर एक ही लैंड को प्रॉमिस कर दिया था मल्टीपल्स ग्रुप को, अरब्स, ज्यूइश एंड यूरोपियन अलायंस एक साथ। लेकिन एक देश इन सब में अलग था, ईरान, जिसे तब पर्शिया भी कहा जाता था। वो कभी पार्ट ही नहीं था ऑटोमन एम्पायर का। इसने दी ईरान को एक यूनिक आइडेंटिटी, इथनिकली पर्शियन यान फारसी, मेजॉरिटी शिया, और पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट ऑटोमन्स के कोलैप्स से वेस्टर्न कंट्रीज बहुत जल्दी डिपेंड हो गए वेस्ट एशिया के ऊपर, और वहाँ से सप्लाई मेंटेन रखने के लिए उन्होंने सपोर्ट किया कुछ सर्टेन रूलर्स को, और कुछ रूलर्स को बर्बाद भी किया। और उन्होंने शुरू किया पूरे रीजन्स की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने का बिहाइंड द सीन से। अगले कुछ डिकेड्स में ईरान बनता है यूएस का स्ट्रॉन्ग एलाई, सऊदीया बनता है दुनिया का ऑयल जाइंट, और एक नया सिस्टम जिसका नाम था पेट्रो डॉलर जोड़ता है ग्लोबल फाइनेंस को वेस्ट एशिया के ऑयल से। अगर आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बिना प्रोपोगंडा और बिना कंफ्यूजन के समझना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम हेडलाइंस नहीं पूरी कहानी बताते हैं।